और मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को मेरा प्रणाम। और जैसे कि मेरे प्यारे बच्चे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपने जो आपका फेस्टिवल, अभी जो हमारा फेस्टिवल था आपके पास यानी कि होली का, तो आपने अच्छे से खेला, सेलिब्रेट किया। अब दोबारा से हम लोग आपके पास यानी कि हमारा जो टारगेट है कि हमें आपके पास यानी कि चैप्टर वाइज पीवाईक्यू लगाने हैं। जितने भी पीवाईक्यू हैं सारे क्वेश्चंस करेंगे, और इसके अलावा जब पीवाईक्यू खत्म हो जाएंगे तो एक मतलब इसके बाद मतलब कुछ और क्वेश्चंस है जो आपके पास यानी कि एनसीईआरटी बेस्ड है, तो वो भी देख लेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम है और ये सब सारे चैप्टर्स जल्दी हो जाएंगे। मतलब मैं करवा दूंगा, ये तो है कि आपके पास यानी कि पर डे 2 चैप्टर्स, 1 चैप्टर्स मतलब रिकॉर्ड कर दूंगा, तो मतलब हो जाएगा, है ना। बस आप लोग इससे जितना बेनिफिट हो सकता है वो उठाइए, अच्छे से पढ़िए, है ना। और पढ़कर जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चे, उसको लिखना भी जरूर है ना, क्योंकि लिखना जरूरी होता है। आप भी समझते हैं क्योंकि आप मेडिकल के बच्चे हैं, कल को डॉक्टर बनेंगे तो आपको मेडिकल का, मेडिसिन का नाम याद रहेगा, तभी आपके पास यानी कि आप लिख पाएंगे। तो कोशिश यही करना कि भाई कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठना और चीजों को लिखते रहना, ये बहुत जरूरी है, ठीक। इसी को एक्चुअल मतलब स्टडी बोला जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, फिर ये जो चैप्टर्स हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो आज हमारा पीवाईक्यू जो स्टार्ट हो रहा है आपके पास यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें देख लेते हैं, है ना। चलिए, क्योंकि वैसे भी देखिए मेरे प्यारे बच्चे, पहला क्वेश्चन है कि भाई अमीनो एसिड सीक्वेंस इन द प्रोटीन सिंथेसिस इज डिसाइडेड बाय द सीक्वेंस ऑफ। अब अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है वो आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस में कौन डिसाइड करता है, आप बताइए कौन डिसाइड करता है और क्यों डिसाइड करता है। तो भैया हमें पता है कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस प्रोटीन सिंथेसिस में जो डिसाइड करने वाला आपके पास एक ही तो स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एमआरएनए। तो एमआरएनए करता है क्या आपके पास यानी कि प्रोटीन में, क्योंकि एमआरएनए क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, हमें पता है कि एचएनआरएनए से आपके पास यानी कि क्या बनता है, स्प्लाइसिंग के बाद आपके पास यानी कि एमआरएनए बनता है। और यही एमआरएनए जब साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जिसके ऊपर आपके पास यानी कि राइबोसोम्स बाइंड करता है, और तब आपके पास यानी कि क्या बनता है, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे, और इसी राइबोसोम्स मतलब ये तो आपके पास यानी कि आरआरएनए हो गया, क्या हो गया आपके पास आरआरएनए, ये क्या हो गया आपके पास यानी कि एमआरएनए, क्या हो गया एमआरएनए। और मतलब आरआरएनए से कौन आपके पास यानी कि बाइंड करता है, तो भैया इससे आपके पास यानी कि बाइंड करता है आपके पास यानी कि टी, मतलब आपके पास टीआरएनए। तो भैया ये जो हमारे पास यानी कि टीआरएनए है ये बाइंड कर लेता है ना। तो तीनों आरएनए यहीं पर हमें देखने को मिल जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये ध्यान रखना है कि भाई कोई भी सेल कोई भी हो, ठीक, चाहे सेल प्रोकैरियोट हो चाहे सेल यूकैरियोट हो, अगर हम आरएनए की बात करते हैं, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, ये पाए जाते हैं दोनों सेल के अंदर, ठीक। टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए दोनों सेल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ये आगे आपको मैं समझाऊंगा भी, अगर कोई क्वेश्चन में आएगा तो कैसे पाए जाते हैं ये बताएंगे, डिफरेंस भी बताएंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया सी डीएनए का मतलब मेरे प्यारे बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, आपको ये बताना है कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मतलब कौन सा ऐसा आपके पास यानी कि डीएनए है जिससे आपके पास यानी कि बनकर निकलता है, आप मेरे को बताना। अगर आपको पता हो कि भाई मान लो सपोज करो कि कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन ये आ जाए नीट के पेपर में, क्योंकि सी डीएनए के बारे में कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फॉर्म्ड फ्रॉम, मतलब मान लो कि मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं आपके पास कि सी डीएनए इज फॉर्म्ड फ्रॉम, ये आपके लिए क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। और आपको बताना है कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए किससे आपके पास यानी कि कौन सा ऐसा आपके पास यानी कि आरएनए है या डीएनए है जिससे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता है। और ये आपकी किताब में लिखा है, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में नहीं है, ये मेंशन है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो आपको मेरे को ये बताना है, ठीक। आगे चलते हैं, अगला है मेरे प्यारे बच्चे दूसरा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे कि भाई वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज पोस्टुलेटेड बाय। अब देखो जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, क्योंकि हमने ऐसी कोई चीज पढ़ी नहीं, एनसीईआरटी के किसी लाइन में मेंशन नहीं है। हाँ ये बात आपकी बिल्कुल सही, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे एनसीईआरटी में
रॉसलिन फ्रैंकलिन, इसके बारे में मेंशन है, जिसने आपके पास यानी कि एक्सरे आपके पास यानी कि डेटा डिफ्रैक्शंस प्रोड्यूस किया था, डेटा डिस्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस किया था, क्रिस्टलोग्राफी एक्सरे। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये जो एक्सरे आपके पास यानी कि डेटा डिफ्रैक्शंस आपके पास यानी कि प्रोड्यूस किया था, तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे, हमें तो पता है कि रॉसलिन फ्रैंकलिन ये तो आपके पास यानी कि एक्सरे के अंदर आपके पास इसका रोल है, ठीक। हर्से और चेज आपके पास, तो हर्से और चेज एक्सपेरिमेंट में आपके पास यानी कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ आपके पास यानी कि डीएनए, ये प्रूफ होता है ना, इकोलाई के ऊपर। ए गैरोड, अब ए गैरोड, बीडल और टैटम, ए गैरोड मेरे प्यारे बच्चे नोट कर लेना आपके पास, ये तो आपके पास यानी कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए को प्रूफ करता है इकोलाई के ऊपर, है ना आपके पास। और दूसरा मेरे प्यारे बच्चे, जो ये ए गैरोड है, तो ए गैरोड आपके पास इज कॉल्ड फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, जेनेटिक, है ना। तो मतलब ए आपके पास गैरोड को बेसिकली आपके पास क्या माना जाता है, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। और बीडल और टेटम, ये जो नाम है ना मेरे प्यारे बच्चे, इन्होंने बेसिकली आपके पास यानी कि वन जीन वन एंजाइम का कॉन्सेप्ट दिया था, मतलब आपके पास यानी कि मतलब पोस्टुलेट दिया था इन्होंने, वन एंजाइम आपके पास यानी कि वन जीन वन एंजाइम्स का इन्होंने बताया था। कब बताया था इन्होंने आपके पास यानी कि 1948 में बताया था, और लगभग आपके पास ठीक 10 साल बाद इनको आपके पास 1958 के अंदर इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया जाता है। बाद में यही आपके पास वन जीन वन एंजाइम आपके पास बाद में जाकर आपके पास यानी कि वन जीन मतलब बाद में जाकर आपके पास दूसरे साइंटिस्ट आए और उन्होंने ये बोला कि भैया आपके पास वन जीन वन एंजाइम नहीं, आपके पास यानी कि वन जीन आपके पास यानी कि वन पॉलीपेप्टाइड मैनी पॉलीपेप्टाइड्स। तो मतलब बाद में कुछ साइंटिस्टों ने ये बोला कि भैया आप ऐसा मानिए कि आपके पास वन जीन और आपके पास यानी कि वन पेप्टाइड एंड आपके पास यानी कि मैनी पॉलीपेप्टाइड्स। और यही पॉलीपेप्टाइड्स आगे जाकर क्या बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चे, एंजाइम्स बनाते हैं। ये बाद में बोला साइंटिस्टों ने कि भैया तो बाद में यही जो आपके पास यानी कि पोस्टुलेट्स था ना बच्चे, ये चीज आपके पास वन जीन आपके पास यानी कि वन पॉलीपेप्टाइड्स, क्योंकि सिंपल सी बात है, जीन क्या बनाता है बच्चे, डायरेक्ट एंजाइम्स नहीं बनाता, जीन हमेशा पॉलीपेप्टाइड बनाता है। और यही पॉलीपेप्टाइड्स आपके पास यानी कि आगे जाकर आपके पास मॉडिफाइड होता है, तब जाकर आपके पास क्या होता है, एंजाइम्स बनता है। तो उनका बात भी कहना सही था, है ना। और हम लोग भी मेरे प्यारे बच्चे, हम लोगों को भी एनसीईआरटी इसी सीक्वेंस में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें मेरे बच्चे, है ना, तो यहाँ पे ये याद रखना। तो मतलब कहने का मतलब बच्चे देखो, अब इसमें दो तो आपको पता था, लेकिन ये दो पता नहीं था। तो मतलब ये तो वैसे भी आपके पास यानी कि कब 2006 में आपके पास आए AIPMT का क्वेश्चन है, तो इतना पुराना तो खैर डेटा खैर कोई नहीं उठाएगा, तो कोई बात नहीं, मतलब एज ए नॉलेज के लिए आप याद रख सकते हो, वैसे कोई जरूरत नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चे आपके पास, यानी कि मैंने ऊपर कर दिया, उधर भी करना है हमें। वन टर्न ऑफ द हेलिक्स इन द बी फॉर्म डीएनए इज अप्रोक्सीमेटली। अच्छा एक चीज बताओ, 20 नैनोमीटर के बारे में कहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, 2 नैनोमीटर के बारे में कहीं पढ़ा नहीं पढ़ा। हम लोगों ने या तो ये डेटा पढ़ा है, ये डेटा पढ़ा है ना, यही पढ़ा है। तो आप सोच कर देखो मेरे प्यारे बच्चे, भाई आपने ये देखा कि भाई 3.4 नैनोमीटर और आपके पास 0.34 नैनोमीटर, तो भैया ठीक है, वन टर्न ऑफ द हेलिक्स, एक जो हेलिक्स का टर्न है इन द बी फॉर्म ऑफ डीएनए, वो कितना अप्रोक्सीमेटली, यही तो आपके पास वैल्यू दी हुई है, एक पिच की लेंथ, वन टर्न की लेंथ, यही तो दर के 3.4 नैनोमीटर। और भैया ये जो आपके पास यानी कि वन पिच, एक या तो आपके पास यानी कि पिच का, तो यहाँ पर इन्होंने पिच वर्ड ना इस्तेमाल करके आपके पास यानी कि टर्न, वन टर्न आपके पास, वन कंप्लीट टर्न ऑफ द हेलिक्स, तो भैया कितना है, इतना है। और एक टर्न के अंदर आपके पास 10 बेस पेयर आते हैं, तो दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस क्या है, कितना है आपके पास, यानी कि 0.34। क्यों, क्योंकि 3.4 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो 0.34 नैनोमीटर। तो ये तो आपके पास यानी कि दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और इन दोनों डेटा के बारे में हमने कभी पढ़ा नहीं, ना कभी सुना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक।
तो क्वेश्चंस आसान है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस मुश्किल है मेरे प्यारे बच्चे, बस आपको करते रहना है ना, करते रहना। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, आपने देखा उस पर differentiation of the organs and the tissues in developing organism is associated। कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है मेरे प्यारे बच्चे, तो वो डेवलप होता है, डिफरेंशिएट करता है, सेल डिवाइड करता है, सेल इलोंगेट करता है, सेल मैच्योर होता है। तो ये सब करने में कौन मदद करता है? डेवलपमेंटल म्यूटेशन ये करता है, डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ जीन या आपके पास लीथल म्यूटेशन या डिलीशन जीन्स। देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गन डिफरेंशिएट करता है या टिश्यूज आपके पास यानी कि बनते हैं, डेवलप होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो वहां मेरे प्यारे बच्चे जीन्स का रोल होता है, ना कि आपके पास इनका रोल होता है। तो इनमें से किसी का भी रोल नहीं होता, क्योंकि म्यूटेशंस अलग चीज है। म्यूटेशन वेरिएशन के लिए जिम्मेदार होता है, मतलब तो इन सब में आपके पास इनका कोई रोल नहीं है। समझ पा रहे? तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी जो जीन होता है तो यही जीन आपके पास यानी कि डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ जीन, जब ये जीन्स अपने आप को आपके पास यानी कि डिफरेंशिएट करता है, मतलब डिफरेंशियल एक्सप्रेशन का कहने का मतलब क्या है? जीन अपने आप को एक्सप्रेस किस में करता है आपके पास, यानी कि पॉलीपेप्टाइड्स के रूप में, पॉलीपेप्टाइड्स के रूप में। और पॉलीपेप्टाइड्स किस में करता है आपके पास, यानी कि एंजाइम्स के रूप में। और यही एंजाइम क्या करता है आपके पास, यानी कि बायोकैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, बायोकैटलिस्ट। और तब जाकर ये क्या बनाता है आपके पास, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट बनाता है जो आपके पास यानी कि बॉडीज के अंदर, सेल के अंदर आपके पास यानी कि टिश्यूज, मतलब सेल से टिश्यूज बनते हैं। या आप ये बोल सकते हो कि आपके पास सेल के कंपोनेंट के लिए जो आपके पास यानी कि कंपाउंड्स हमें चाहिए होते हैं, वो कंपाउंड्स मिलते हैं, वो प्रोडक्ट मिलते हैं। तो इस तरीके से होता है। तो मतलब डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ जीन, है ना, ये मतलब थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीजें डाली हुई है इन्होंने, वैसे ये सब चीजें है नहीं यहाँ पर, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है मेरे प्यारे बच्चे, इन्होंने क्या बोला कि भैया ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ ऑर्गन डिफरेंशिएशन डिपेंड्स ऑन, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा वैसे है, ऑर्गन डिफरेंशिएशन डिपेंड्स ऑन द मॉड्यूलेशन इन द ट्रांसक्रिप्शंस बाय। ठीक है भैया, ऑर्गन का डिफरेंशिएट होगा, ऑर्गन तो तभी डिफरेंशिएट होगा जब आपके पास यानी कि भाई डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शंस और आरएनए से आपके पास प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, है ना, दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ जीन, यही है जीन का एक्सप्रेशन। तो अब मेरे प्यारे बच्चे देखिए, कहते हैं आपके पास कि भाई ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ ऑर्गन डिफरेंशिएशन डिपेंड्स ऑन मॉड्यूलेशन इन द ट्रांसक्रिप्शंस बाय मॉड्यूलेशन, आरएनए पॉलीमरेज, राइबोसोम, ट्रांसक्रिप्शंस फैक्टर्स, एंटीकोडन्स। मेरे प्यारे बच्चे ये ध्यान रखना है आपको कि भाई कभी भी यहां पर एक टर्म है जैसे आपके पास यानी कि ट्रांसक्रिप्शंस फैक्टर, जिसको टीएफ फैक्टर्स बोला जाता है, टीएफ फैक्टर्स बोला जाता है ना, टीएफ फैक्टर्स बोला जाता है। तो जो आपके पास यानी कि ट्रांसक्रिप्शंस के अंदर, मतलब जो आपके पास ट्रांसक्रिप्शंस के अंदर हेल्प करता है, तो ट्रांसक्रिप्शंस में हेल्प कौन करता है, ये चीजें हमें देखना होता है कि भाई ट्रांसक्रिप्शंस में हेल्प कौन करता है। ट्रांसक्रिप्शंस में आपके पास यानी कि एक तो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज आपके पास एंजाइम है जो हेल्प करता है किसमें आपके पास, यानी कि इलोंगेशन ऑफ, मतलब आपके पास यानी कि आरएनए, है ना। तो आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या है मेरे प्यारे बच्चे, कि भाई ये हेल्प करता है किस चीज में, इलोंगेशन में हेल्प करता है, कि भैया ठीक है आरएनए जो आपके पास इलोंगेट कर दिया, इस चीज में हेल्प करता है। अच्छा, राइबोसोम का ट्रांसक्रिप्शंस में कोई रोल है क्या, नहीं है ना, तो इसको तो हटा दो पहले, ठीक। अब ये देखो कि एंटीकोडोन का कोई रोल है क्या ट्रांसक्रिप्शंस में, नहीं। तो ट्रांसक्रिप्शंस में मेरे प्यारे बच्चे हमने ये और ये दोनों नहीं पढ़ा, ठीक, ये दोनों हमने नहीं पढ़ा। अब ये जो टीएफ ट्रांसक्रिप्शंस फैक्टर्स है ना, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आपके पास यानी कि ये वही होता है जो आपके पास यानी कि डीएनए के ऊपर जाकर बाइंड करते हैं और ट्रांसक्रिप्शंस को इनिशिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शंस फैक्टर्स। सोचकर देखो, ट्रांसक्रिप्शंस फैक्टर्स आपने पढ़ा होगा, टीएफ फैक्टर, जैसे कि आपके पास सिग्मा और आपके पास यानी कि जैसे बोलते हैं ना कि भाई प्रमोटर, है ना, तो एक आपके पास यानी कि बाइंडिंग होता है, मतलब आपके पास ट्रांसक्रिप्शंस यूनिट में आपने पढ़ा होगा, तो एक होता है प्रमोटर और एक होता है आपके पास टर्मिनेटर।
तो भैया जब तक प्रमोटर आपके पास यानी कि नहीं जाएगा, जब तक आपके पास डीएनए से बाइंडिंग नहीं होगी, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट नहीं होगा, चाहे आरएनए पॉलीमरेज कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले मेरे प्यारे बच्चे, तो भैया टीएफ फैक्टर, टीएफ फैक्टर्स कौन है आपके पास, या तो इनिशिएटर है आपके पास जो इनिशिएट करता है, इनिशिएटर है, या तो आपके पास टर्मिनेटर है। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे, मॉलिक्यूलर बेसिस में ऑर्गन का डिफरेंशिएशन किस आपके पास किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये किसके द्वारा आपके पास मॉड्यूलेशन इन द ट्रांसक्रिप्शंस डिपेंड करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के ऊपर करता है। क्योंकि जब तक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स नहीं होगा ना मेरे प्यारे बच्चे, आरएनए पॉलीमरेज कुछ नहीं कर सकता। समझ पा रहे हो? वही तो रिकॉग्नाइज करेगा कहां से हमें कॉपी करना है, किस आपके पास डीएनए के कौन से आपके पास यानी कि सीक्वेंस पे जाकर बाइंडिंग करनी है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे, आपके पास यानी कि टीएफ फैक्टर्स मतलब टीएफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। किस पर? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पे। चले आगे, चलिए अगला क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा ट्राई कीजिए ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आगे हो जाओ, आप लोग ट्राई कीजिए एक बार ये वाला क्वेश्चन है ना, ट्राई कीजिए ट्राई, शाबाश, वेरी गुड। तो आप लोग को भी ट्राई करना है ताकि पता रहे। देखिए कर लिया ट्राई, चलिए मेरे प्यारे बच्चे, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल मींस दैट। अब एंटी पैरेलल जो आपके पास डीएनए का स्ट्रैंड होता है, इसका क्या मतलब है? जो डीएनए का स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होता है, तो डीएनए का स्ट्रैंड जो एंटी पैरेलल होता है, इसका क्या मतलब है देख लेते हैं। कहते हैं वन स्ट्रैंड आर टर्न आपके पास यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। भैया एंटी क्लॉकवाइज वाली चीजें, वन स्ट्रैंड एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसा तो कुछ भी हमने पढ़ा नहीं, ना तो एनसीईआरटी में कहीं पढ़ा है, ना तो आपके पास ऐसी स्टेटमेंट कहीं पर भी लिखा है, तो इसके तो भूल ही जाओ। The phosphate group of two DNA strands at their ends share the same position. Share the same position. क्या ऐसा है कि आपके पास यानी कि सेम पोजीशन को शेयर करता है? सेम पोजीशन से मतलब मेरे प्यारे बच्चे, आप देखो जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, ये वाला, तो हमें पता है कि ये जो आपके पास यानी कि फॉस्फेट ग्रुप होता है, तो ये फॉस्फेट ग्रुप आपके पास इसका O के साथ बॉन्डिंग होता है, तो यहाँ पर आपके पास 5वें कार्बन के साथ होता है ना, मतलब 5वें कार्बन के साथ होता है। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे तो आपके पास ये 5वें कार्बन से जुड़ता है। कौन से कार्बन से? आपके पास यानी कि 5वें कार्बन से, है ना। और उसके बाद यही चीज मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि दूसरे स्ट्रैंड पर जो फॉस्फेट होता है वो तीसरे कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ता है। तो कहने का मतलब पोजीशन सेम तो नहीं हो सकती, क्योंकि एक स्ट्रैंड पर, एक स्ट्रैंड के ऊपर आपके पास 5th कार्बन से सुगर के जुड़ता है फॉस्फेट ग्रुप, और दूसरे कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप किससे जुड़ता है मेरे प्यारे बच्चे? तो वो जुड़ता है आपके पास यानी कि 3rd कार्बन। तो सेम वाली बात, सेम पोजीशन पर आपके पास ये चीजें गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 आपके पास स्ट्रैंड पर आपके पास दोनों की पोजीशन सेम नहीं होती, क्योंकि एक के पास 5th कार्बन से आपके पास जुड़ता है और एक पर आपके पास यानी कि 3rd कार्बन से आपके पास यानी कि फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। तो ये गलत हो गया, है ना। द फॉस्फेट ग्रुप एट द स्टार्ट ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स आर इन द अपोजिट पोल। सही बात है, बिल्कुल होता है। अगर ऐसे नहीं होता तो मेरे प्यारे बच्चे आप 3-5 जो पोलैरिटी आपके पास, ये कैसे पढ़ते आप? तो इसका मतलब ये कंडीशन तो लागू होता है ना मेरे प्यारे बच्चे। तो कहते हैं जब जहां से भी डीएनए स्टार्ट होती है तो वहां पर जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो आपके पास, उसकी जो पोजीशन होती है वो आपके पास अपोजिट होती है। तो एक आपके पास यानी कि 5th पर रहता है, एक 3 पर रहता है, एक 3 पर रहता है, एक 5th पर रहता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यही होगा, वन स्ट्रैंड टर्न्स क्लॉकवाइज। भैया ऐसा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाली बातें बेफालतू की है, मतलब इनका कोई मतलब नहीं है ना। देखिए आगे चले, चलिए आगे चल लेते हैं। चलिए अगला बताइए, उसमें क्वेश्चन नंबर 9 भी कर ही लेते हैं अपन, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। कहता है कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स इन डीएनए चेन ग्रोथ। अब ओकाजाकी फ्रैगमेंट का क्या रोल है बताइए, ओकाजाकी फ्रैगमेंट का क्या रोल है बताइए आप लोग, ओकाजाकी फ्रैगमेंट का क्या रोल है? कहता है ओकाजाकी जो फ्रैगमेंट है वो आपके पास यानी कि क्या करता है? ओकाजाकी फ्रैगमेंट इन डीएनए चेन, ओकाजाकी फ्रैगमेंट इन डीएनए चेन ग्रोथ
रिजल्ट इन ट्रांसक्रिप्शंस, तो भैया यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शंस की तो बात नहीं करते हम लोग, आपके पास रेप्लिकेशन की बात करते हैं। तो इसकी वजह से क्या आता है आपके पास, यानी कि रेप्लिकेशन की बात आती है। ठीक, कहता है पॉलीमराइज इन आपके पास यानी कि 3 to 5 डायरेक्शंस एंड फॉर्म्स रेप्लिकेशन फॉर्म। अब ये जो पॉलीमराइजेशन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है बच्चे, आपके पास पॉलीमराइजेशन की। तो आप सोच कर देखिए क्या ऐसी बात सही बात है कि भाई पॉलीमराइजेशन इन आपके पास 3 to 5 डायरेक्शंस एंड फॉर्म रेप्लिकेशंस, क्या कुछ ऐसा होता है? बता दीजिए, बताइए, कुछ ऐसा होता है क्या? 3 to 5, हम जब कभी भी बच्चे आपके पास रेप्लिकेशन फॉर्क की बात करते हैं तो कहने का मतलब ये चीज होता है, यही होता है ना? रेप्लिकेशन फॉर्क का मतलब यही होता है। तो हमारे पास जो आपके पास यानी कि डीएनए पॉलीमरेज होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, एक एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज। हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज है ना, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जो पोलैरिटी होती है ना वो क्या रहती है आपके पास, यानी कि 5 to 3 डायरेक्शंस। क्या रहती है? 5 to 3 डायरेक्शंस। तो इस एंजाइम की पोलैरिटीज आपके पास यानी कि 5 to 3 रहती है एंजाइम की पोलैरिटी, है ना? तो हमें पता है भैया कि ठीक है, अगर इस एंजाइम की तो स्ट्रैंड आपके पास जो पेरेंटल स्ट्रैंड होगी उसकी आपके पास पोलैरिटी ये रहेगी, और ये एंजाइम्स आपके पास यहाँ पे ध्यान रखना, और यहाँ पर आपके पास यानी कि 3 to आपके पास ये 5 रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे एंजाइम जो है जब ये पॉलीमराइज करेगा तो एंजाइम की पोलैरिटी क्योंकि 5 to 3 है, ये फिक्स है, तो यहाँ पर आपके पास यानी कि चेन कैसे चलता है, इस तरीके से। तो मतलब यहाँ से आपके पास 5 to 3 की तरफ आपके पास जाता है, और यहां से आपके पास इस तरीके से टुकड़ों में आता है, मतलब फ्रेगमेंट के फॉर्म में आता है ना? तो जब यहां से आपके पास यानी कि इस टुकड़ों में जाता है तो कहने का मतलब आपके पास यानी कि यहाँ पर मतलब कैसा रहने वाला है आपके पास, इसकी जो पोलैरिटी रहने वाली है मेरे प्यारे बच्चे वो आपके पास 5 to 3 रहने वाली है, 5 to 3 रहने वाली है ना? अब सोच कर देखो, अब लगाना। अब यहां पर क्या होता है भाई, इसने बोला कि आपके पास पॉलीमराइज इन आपके पास यानी कि 3 to आपके पास 5 डायरेक्शंस, 3 to 5 आपके पास यानी कि डायरेक्शंस की बात सही बात है, और फॉर्म रेप्लिकेशन फॉर्क। भैया रेप्लिकेशन फॉर्क ऐसे थोड़ी ना ऊपर की तरफ बनेगा, जब खुलेगा तब, तो ये वाली बात तो आपके पास यानी कि गलत होता है, समझ पा रहे हो? रेप्लिकेशन फॉर्क बनाना है तो आपके पास यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा तब बनाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है आपके पास प्रूफ सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इससे भैया प्रूफ नहीं होता कि ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर है, ये तो आपके पास हर्चे और चेज एक्सपेरिमेंट की बात थी, तो ये तो गलत होता है। पॉलीमराइज इन आपके पास यानी कि 5 to 3 डायरेक्शंस, 5 to 3 डायरेक्शंस, ये वाली बात तो सही है ना कि भाई आपके पास यानी कि जो पॉलीमराइज एंजाइम होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम, उसकी पोलैरिटी क्या रहती है बच्चे आपके पास, यानी कि 5 to 3 प्राइम। और इसी की वजह से जो 5 to 3 प्राइम डायरेक्शंस वाली जो एंजाइम्स है वो आपके पास एक्सप्लेन किसको करता है, 3 to 5 स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। ये वाली बात बिल्कुल सही है, समझ पा रहे हो? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे आपके पास, अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर पॉलीमराइज इन, भैया 3 to 5 को कैसे पोलराइज मतलब पॉलीमराइज कर देगा, क्योंकि आपके पास 3 to 5 तो आपके पास एंजाइम का डायरेक्शन ही नहीं होता है, एंजाइम की डायरेक्शन तो आपके पास ये है। तो भैया एंजाइम थोड़े ना अपना डायरेक्शन आपके पास बदलेगा, नहीं बदलेगा, वो तो कांस्टेंट है, वो फिक्स है। ठीक, तो जो आपके पास, और एक्सप्लेन देख लो, यहाँ पे भी देख लो ना आप लोग, आपके पास यानी कि 3 to 5 में आपके पास स्ट्रैंड को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, और आपके पास एंजाइम की पोलैरिटी कहां जा रही है आपके पास, यानी कि 5 to 3 जा रही है, मतलब आपके पास छोटे छोटे फ्रेगमेंट। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 4 हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, है ना? तो इस तरीके से याद कर सकते हो, और ये सब तो वैसे भी आपको रटा हुआ होगा, है ना? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि भाई ये है, कह रहा है, चलो यही देख लेते हैं। द 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन द डीएनए आर। अब 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है डीएनए का, तो वो किस फॉर्म में होगा, पैरेलल होगा, गलती से भी नहीं, पैरेलल तो नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस भी नहीं होगा, एंटी पैरेलल की बात हम कर सकते हैं, सेमी कंजर्वेटिव आपके पास इसकी बात हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या रहता है आपके पास, यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो 2 चेन रहती है वो हमेशा क्या रहता है, एंटी पैरेलल रहता है। एंटी पैरेलल से मतलब मेरे प्यारे बच्चे भी ठीक है, एंटी पैरेलल का मतलब क्या, इसकी पोलैरिटी की वजह से, क्योंकि एक स्ट्रैंड आपके पास 3 to 5 में चलता है और दूसरा स्ट्रैंड आपके पास यानी कि 3 to आपके पास यानी कि 5 में रहता है।
तो इसकी वजह से इनकी जो पोलैरिटी है वो क्या रहता है आपके पास, एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल का मतलब मेरे प्यारे बच्चे क्या है, पैरेलल कब होता है, जब पोलैरिटी सेम होती, पोलैरिटी सेम होती, ठीक। तो ये हो जाएगा। इन द हेक्सापोलॉइड वीट द हैप्लॉइड एन बेसिक एक्स नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स आर। सही बात, क्या होगा बताओ, बेसिक एक्स क्या रहना चाहिए। हेक्सापोलॉइड दे रखे, कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे ये आपके पास यानी कि जो वीट है वो आपके पास यानी कि 6n दे रखा है, तो इसका आपके पास हैप्लॉइड बनाओगे तो 3n ही बन जाएगा, 3n ही बन जाएगा, और ये भी आपके पास 3n ही बन जाएगा, है ना। लेकिन जो बेसिक था, जो आपके पास वीट का जो बेसिक क्रोमोसोम्स था आपके पास, वो कितना x बराबर आपके पास यानी कि 7 होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। क्योंकि अभी वीट हमारे पास क्या है, पॉलीप्लॉइड है, तो इसीलिए वीट किसका एग्जांपल आता है आपके पास, यानी कि पॉलीप्लॉइड का, है ना। किसका आपके पास, पॉलीप्लॉइड का, पॉलीप्लॉइड ही है वीट, है ना। तो हम लोगों ने तो आपके पास यानी कि वीट को बनाया है ना। एक टर्म है आपके पास यानी कि ट्रिटी स्केल, ट्रिटी आपके पास यानी कि ट्रिटिकम एस्टिवम से हम लोगों ने आपके पास यानी कि बनाया है। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे भाई इसमें 3n और n, तो कहने का मतलब x कितना रहने वाला होगा आपके पास, यानी कि 7 किस किस में आपके पास, इसमें है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, यानी कि 4th। और हैप्लॉइड आपके पास अगर हेक्साप्लॉइड है तो इसकी प्लॉइडी कितनी रहने वाली होगी आपके पास, n के आपके पास यानी कि 3n। तो कहने का मतलब x आपके पास 7 होना चाहिए और n मतलब 3n विच इज इक्वल टू 3 इंटू के अंदर 7, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे आपके पास 21। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास हो जाएगा, ऑप्शन 4, ठीक है। तो गलती मत करना इसमें, क्योंकि हेक्साप्लॉइड देकर हैप्लॉइड पुट रहता है, हेक्साप्लॉइड का पहले आपके पास हाफ करो तो 3n आ जाएगा, और बीट की जो आपके पास जो बेसिक प्लॉइडी थी वो कितनी थी आपके पास, यानी कि 7, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे वो हैप्लॉइड की है, डिप्लॉइड की नहीं। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे वीट तो आपके पास पहले आपके पास 14 में था, मतलब डिप्लॉइड 14 में था, बाद में हम लोगों ने आपके पास दूसरे प्लांट के साथ आपके पास यानी कि राई वगैरह के साथ क्या किया, इसको आपके पास हाइब्रिड्स बनाए, और उसके बाद उसकी प्लॉइडी नंबर बदला ताकि हमें और भी चीजें मिल सके, ठीक। मतलब बढ़िया आपके पास यानी कि वीट मिल सके। आगे देखिए, आगे चलिए भाई आगे चलते हैं। कहता है क्राई डू चैट सिंड्रोम इन द ह्यूमन इज कॉज बाय, चलो बताओ, ये पढ़ा है आपने, क्राई डू आपके पास यानी कि चैट, जिसमें आपके पास बिल्ली की तरह बच्चे रोते हैं, बिल्ली की तरह, है ना, कैट की तरह आपके पास यानी कि रोते हैं। तो क्यों रोते हैं कैट की तरह, चलो बताओ क्या हो, क्यों रोते हैं आपके पास यानी कि कैट की तरह बच्चे, बता सकते हो। क्राई लाइक आपके पास यानी कि कैट। देखो फर्टिलाइजेशन ऑफ एक्स डबल एक्स एग बाय आपके पास यानी कि वाई बेरिंग स्पर्म्स, बिल्कुल भी नहीं भैया। अगर ऐसा होगा तो आपके पास कौन हो जाएगा, कैलिनफेल्टर, तो कैलिनफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा, तो जो कि मैच नहीं करता। द लॉस ऑफ हाफ ऑफ द आपके पास यानी कि शॉर्ट आर्म क्रोमोसोम्स, इसकी बात करते हैं, ठीक है भैया। पी की बात कर रहा है, शॉर्ट आर्म मतलब पी और क्यू रहते हैं ना। लॉस ऑफ हाफ ऑफ द आपके पास यानी कि लॉन्ग आर्म, तो लॉन्ग आर्म आपके पास होता मतलब ठीक है, इसमें बोल रहे हैं ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम्स, तो भैया ये नहीं होगा, अगर ये हो जाएगा तो डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, है ना। तो ये तो भैया डाउन के केस में चला गया, डाउन आपके पास यानी कि सिंड्रोम के केस में चला गया। और मेरे प्यारे बच्चे अगर आपको याद होगा तो शायद मेरे ख्याल से ये वाला कंडीशन है जो फुलफिल करती है, अगर आपने ये कहीं पढ़ा होगा तो, कि लॉस ऑफ हाफ ऑफ द आपके पास शॉर्ट क्रोमोसोम, जिसकी वजह से इसको आपके पास 5p भी कहा जाता है। तो p का मतलब शॉर्ट और q का मतलब आपके पास लॉन्ग आर्म ऑफ द क्रोमोसोम। तो यहाँ पे ध्यान रखना आपके पास कि भाई शॉर्ट वाला आपके पास जो 5 क्रोमोसोम्स होता है उसका आपके पास यानी कि कुछ पार्ट ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। आ जाओ चले आगे, चलो। कहता है कि भाई ट्रिटिकेल द फर्स्ट मैन मेड सीरियल क्रॉप हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग द व्हीट बिल। चलो इसका मैंने अभी ऑप्शंस ऊपर बताया, मतलब 11वें क्वेश्चंस में बता दो, ये आ ही गया। ट्रिटिकेल है ना, मैन मेड सीरियल क्रॉप। तो आजकल आप लोग क्या खा रहे हो, ट्रिटिकेल खा रहे हो, और बोलते क्या हो कि हम आपके पास व्हीट खा रहे हैं, व्हीट नहीं खा रहे, गेहूं नहीं खा रहे, गेहूं खा रहे, गेहूं की रोटी खा रहे, नहीं खा रहे, है ना, इतनी सारी वेराइटी है। चलो देखो
अब इसमें आपके पास कहता है भाई किसके साथ आपके पास यानी कि आप ये काम करते हो, राई के साथ करते हो, पीएलएल मिलेट के साथ करते हो, शुगर के साथ करते हो, बार्ले के साथ करते हो, किसके साथ करते हो, है ना। देखो वैसे तो इसका आपके पास यानी कि राय ऑप्शन ऊपर मैंने बताया था। कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि वीट जो होता है तो वीट का आपके पास यानी कि ट्रेटिकम आपके पास यानी कि एस्टिवम, तो फिलहाल तो ट्रेटिकम से काम चल जाएगा। और आपके पास यानी कि सेकेल, राई का आपके पास यानी कि जो जीनस होता है राई का, तो इसका आपके पास यानी कि सेकेल जीनस होता है। तो ध्यान रखना आपके पास यहां से इन्होंने आपके पास यानी कि ये मतलब इन दोनों को क्रॉस करवाया, तो इसकी वजह से आपके पास ये आर्टिफिशियल ट्रिटी और यहां से आपके पास यानी कि केल, तो इन दोनों की क्रॉस की वजह से आपके पास दो जीनस के प्लांट को आपके पास यानी कि क्रॉस करवाया था, तो जिससे हमें क्या मिला आपके पास यानी कि ट्रिटिस केल। तो इसका ऑप्शन आपके पास राय होगा, ठीक है। शुगर केन दे रखा है, बार्ले दे रखा है, पीएलएल आपके पास मिलेट्स दे रखा है, तो इन सबका जीनस आपके पास यानी कि अलग होता है, सैक्रम बारबेरी वगैरह, ठीक है, आपके पास हॉर्डियम वगैरह, तो मतलब इनके तो सबके जीनस आपके पास यानी कि अलग होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो आगे चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बताओ सुना क्वेश्चन नंबर आपके पास यानी कि जो क्वेश्चन नंबर है 12, तो 12 का आंसर आप लोग बताइए ना। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। Which of the following नाइट्रोजन बेस इज नॉट फाउंड इन डीएनए, तो डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस है जो नहीं पाया जाता, तो आपका आंसर होगा सर यूरासिल ही तो ऐसा है जो डीएनए में नहीं पाया जाता है। बाकी तो थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन ये तो पाया जाता है, बात डीएनए की हो रही है। तो ये किस में पाया जाता है, तो ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ आरएनए के अंदर पाया जाता है ना। और बाकी ये तीनों और आपके पास यानी कि एडिनोसाइन आपके पास किस में पाया जाता है, डीएनए के अंदर पाया जाता है ना। चलो वेरी वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। चलो देखो, चलो बताओ मुझे, बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ। पॉलीसोम इज फॉर्म्ड बाय, पॉलीसोम तो आप लोगों ने सेल के चैप्टर्स में भी पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा होगा सेल के चैप्टर्स में भी। पॉलीसोम का मतलब क्या होता है, और अभी मैंने ऊपर आपके पास यानी कि पहले क्वेश्चंस में ही बताया कि पॉलीसोम क्या होता है। पॉलीसोम का मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चे कि भाई एक सिंगल एमआरएनए है और उसके ऊपर आपके पास यानी कि बहुत सारे आरआरएनए आपके पास यानी कि अटैच होता है, चाहे वो यूकैरियोट्स है चाहे प्रोकैरियोट्स, दोनों में रहता है, ठीक। तो उसी स्ट्रक्चर्स को क्या बोल देते हैं हम लोग, पॉलीसोम, ठीक। तो इसमें कहते हैं राइबोसोम विद सेवरल यूनिट, भैया राइबोसोम अकेला क्या करेगा भैया, एमआरएनए भी होना चाहिए। राइबोसोम अटैच टू ईच अदर इन द लीनियर अरेंजमेंट, बिल्कुल भी नहीं भैया, एक दूसरे से क्यों अटैच करेंगे राइबोसोम्स, क्या मतलब हो जाता है। सेवरल राइबोसोम अटैच टू सिंगल एमआरएनए, ये वाला आपके पास यानी कि सही बात है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, आपको याद आ रहा है, आ रहा होगा। तो ये स्ट्रैंड क्या आपके पास एमआरएनए, ये क्या आपके पास यानी कि राइबोसोम, मतलब राइबोसोमल आरएनए, है ना। मैनी राइबोसोम अटैच टू स्ट्रैंड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आ जाओ आगे चलते हैं, पहले वो वाला भी कर ले, चलो 18वां भी कर लेते, फिर अपन इधर की तरफ आ जाएंगे, है ना। कहते हैं हैप्लॉइड्स आर मोर सुटेबल फॉर म्यूटेशन स्टडीज देन डिप्लॉइड्स, दिस इज बिकॉज हैप्लॉइड्स आर मोर अबंडेंट इन नेचर देन डिप्लॉइड्स, बिल्कुल भी नहीं। हैप्लॉइड सबसे ज्यादा होते हैं आपके पास नेचर में, ऐसा ये डेटा आपके पास यानी कि किस आधार पर है हमारे पास, तो क्योंकि भैया एंजियोस्पर्म आपके पास लार्जेस्ट कैटेगरी है प्लांट की, लेकिन वो आपके पास डिप्लॉयड है, डिस्ट्रीब्यूटेड। अब एल्गी वगैरह तो हर जगह नहीं हो सकती, तो ये कहना आपके पास यानी कि गलत होगा, ठीक। इंसेक्ट वगैरह आपके पास, एनिमल्स वगैरह ज्यादातर डिप्लॉयड होते हैं, तो इसके आधार पर ये कहना आपके पास गलत होगा कि हैप्लॉइड्स ज्यादा है आपके पास नेचर में डिप्लॉयड के मुकाबले, ऐसा कहना गलत होगा। हाँ ये बात अलग है कि फंगस वगैरह की बात कर लेते, फंगस या बैक्टीरिया वगैरह की, तो ऐसा थोड़ी ना कि बैक्टीरिया आपके पास सिर्फ हैप्लॉइड ही होते, डिप्लॉयड भी तो हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, नेचर है, पॉसिबल है। तो ये चीजें कहना थोड़ा सा आपके पास ऑड है। ऑल म्यूटेशन वेदर डोमिनेंट और रिसेसिव आर एक्सप्रेस इन हैप्लॉइड, ये कंडीशन ठीक ठाक लग रही है। अब इसको कैसे समझ सकते हो, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई जैसे आप ऐसे मान लो कि ये वाला कंडीशंस कैसे आपके पास हो सकता है, जैसे मान लो आपके पास एक कलर ब्लाइंड आपके पास यानी कि लेडीज है, तो हमें पता है मेरे प्यारे बच्चे कि इस केस में आपके पास ये जो एक्स जीन पर लिंक है आपके पास यानी कि जीन, तो इस केस में आपके पास क्या हो जाती है आपके पास यानी कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव हो जाती है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव हो जाती है,
रिसेसिव हो जाती है ना। लेकिन अगर यही एक्स अगर आपके पास, अगर इसकी शादी किसी एक्स वाई आपके पास यानी कि लड़के से हो जाता है जो नॉर्मल है, और जब ये आपके पास यानी कि इसका जो सन आता है उसमें आपके पास ये सिर्फ एक्स और वाई आ जाता है, तो ये सिंगल एक्स, देख रहे हो, मतलब कलर ब्लाइंडनेस को एक्सप्रेस कर देता है, कर देते हैं। तो मतलब सोच कर देख लो, आपके पास ऑल म्यूटेशंस वेदर डोमिनेंट और रिसेसिव आर आपके पास एक्सप्रेस इन हैप्लॉइड कंडीशंस। यहां पर तो आपके पास ये रिसेसिव था किसकी वजह से, इस एडिशनल एक्स की वजह से, तो इसकी वजह से ये एक्स आपके पास यानी कि कंप्लीट डोमिनेंट नहीं हो पाया, रिसेसिव बन गया। लेकिन यहां पर सोच को, जब आपके पास ये सिंपल एक एक्स आया है ना, तो एक एक्स ना होने की वजह से रिसेसिव फॉर्म में भी अपने आप को क्या कर लिया आपके पास, यानी कि डोमिनेंट का काम कर रहा है, और बच्चा क्या हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया। समझ पा रहे हो? तो मतलब इसके बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि भैया हैप्लॉइड्स आर मोर सुटेबल फॉर म्यूटेशन, तो ये वाला स्टेटमेंट ठीक है। हैप्लॉइड्स आर रिप्रोडक्टिवली मोर स्टेबल देन डिप्लॉइड, कैसे भैया बता दो। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे ज्यादा आपके पास हैप्लॉइड्स में होती है, तो आपके पास यानी कि ये चीजें कहना आपके पास यानी कि गलत है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है आपके पास वो मोर स्टेबल होता है, वहां वेरिएशंस आती है, ठीक है, रेसिस्टेंट होते हैं। म्यूटाजेंस पेनेट्रेट इन द हैप्लॉइड मोर इफेक्टिवली देन आपके पास यानी कि डिप्लॉइड। भैया म्यूटाजेंस आपके पास डिप्लॉइड में भी होता है, हैप्लॉइड में भी होता है, तो ये कहना कि सिर्फ हैप्लॉइड में होता है ये चीज आपके पास यानी कि गलत है। तो इसका ऑप्शन एक्यूरेटली ये वाला बेस्ट एक्सप्लेन करता है, ठीक है, क्योंकि जितने भी डिसीज दे रखे हैं मेरे प्यारे बच्चे एनसीईआरटी में, वो एक क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में दे रखे हैं, हैप्लॉइड के रिस्पेक्ट में दे रखे हैं, ठीक, जितनी भी आपके पास मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 है, इधर अपन कर लिए, चलो नहीं करे ना, रॉन्गली मैच ही तो पूछ रहा है, इसको बता देते हैं रॉन्गली मैच कौन सा भाई। रॉन्गली मैच आपके पास विद द कैटेगरीज मेंशन अगेंस्ट, चलो भैया ठीक है। अब मुझे रॉन्गली मैच बता दो, कह रहा आपके पास यानी कि भाई आपको पता है ना कि प्यूरिन, प्यूरिन्स का मतलब आपके पास ये जो हमारे पास यानी कि प्यूरिन्स है, तो प्यूरिन्स का सिंपल मतलब आपके पास ए एंड आपके पास यानी कि जी से होते हैं, डाइसाइक्लिक होते हैं। और आपके पास यानी कि जो पैरीमिडीन्स होते हैं, तो पैरीमिडीन्स का मतलब क्या, पैरीमिडीन्स का मतलब आपके पास सिंपल है यू टी आपके पास यानी कि सी, यूटीसी, क्या आपके पास यूटीसी, मतलब यूरासिल, थाइमिन और साइटोसिन। अब यहाँ पे देख लो गुआनिन और एडेनिन, ये आपके पास प्यूरिन्स है, तो ये वाला तो करेक्ट है। एडेनिन थाइमिन ये आपके पास प्यूरिन्स है। अब मुझे बता दो, ये तो आपके पास इनकरेक्ट हो गया। थाइमिन यूरासिल पैरीमिडीन्स है, यूरासिल साइटोसिन पैरीमिडीन्स है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, यानी कि दूसरे वाला एडेनिन और थाइमिन वाला, क्योंकि भैया एडेनिन है लेकिन थाइमिन थोड़ी ना है, तो ये मिस्टेक्स है, ठीक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। आगे आ जाऊं, आगे आ जाऊं मेरे प्यारे बच्चों, कहता है व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर द जेनेटिक कोड, तो भैया जेनेटिक कोड इज, तो भैया जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस, करेक्ट बात है। कोडोन इन एमआरएनए इज रीड इन नॉन कंटिन्यूअस फैशन, भैया नॉन नहीं आपके पास कॉन्टिन्यूअस फैशन होता है, तो आपके पास यहाँ पर क्या होना चाहिए था, कॉन्टिन्यूअस फैशन, तो गलत क्या हो गया आपके पास, यही वाला आपके पास गलत हो गया। नियरली यूनिवर्सल डीजनरेट, तो भैया जेनेटिक कोड के अंदर 5-6 बातें हैं साइलेंट फीचर्स, तो मतलब 4-5 बातें क्या है कि भैया कोई भी जो जेनेटिक कोड होता है, तो कोई भी जेनेटिक कोड आपके पास यानी कि सबसे पहले तो आपके पास यानी कि ट्रिपलेट रहता है, किस फॉर्म में होगा, ट्रिपलेट में। कैसे रीड होगा आपके पास, कॉन्टिन्यूअस रीड होगा, यूनिवर्सल होगा, है ना, आपके पास यानी कि अनएम्बिगुअस होगा, अनएम्बिगुअस होगा, डीजनरेट होगा, स्टॉप कोडोन होगा, स्टार्ट कोडोन होगा, है ना, तो यूजीए आपके पास यूयूए, एयूजी, है ना, और आपके पास यानी कि एजीयू, तो ये सब आपके पास एयूजी, तो ये सब चलता रहता है। तो कहने का मतलब ये प्रॉपर्टी से आपके पास किसका, जेनेटिक कोड का, है ना। तो ऐसे कैसे बोल दिया भाई, आगे आ जाओ मेरे प्यारे बच्चे, देखो चलो बताओ तो तब माने। इन डीएनए मॉलिक्यूल्स, जो डीएनए जो मॉलिक्यूल्स है, अब इसमें क्या होता है, कहते हैं भाई डीएनए मॉलिक्यूल्स की क्या खास बात है, द प्रोपोर्शन ऑफ एडेनिन इन रिलेशन टू थाइमिन वेरीज विद द ऑर्गेनिज्म, भैया कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है आपके पास, यानी कि कांस्टेंट रहता है, तो वेरीज विद ऑर्गेनिज्म, तो ये वाली बात थोड़ा ठीक नहीं है, प्रोपोर्शंस वेरी करते हैं ऑर्गेनिज्म से, है ना, एडेनिन और थाइमिन का। देयर आर 2 स्ट्रैंड्स व्हिच रन एंटी पैरेलल
1 इन आपके पास यानी कि 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन एंड अदर इन आपके पास 3 to आपके पास 5 प्राइम, ये वाली बात ठीक है। द टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन्स न्यूक्लियोटाइड एंड पेरिमिडीन्स आर आपके पास नॉट इक्वल। भैया इक्वल होता है, नॉट इक्वल तो होता नहीं ना, तो गलत हो गया। देर आर 2 स्ट्रैंड्स विच रन पैरेलल, तो भैया पैरेलल भी नहीं होता है, एंटी पैरेलल होता है। तो फाइनली हमारा ऑप्शन ये आ गया। मतलब मेरे प्यारे बच्चे आपको ये देखना होता है कि भाई ऐसा नहीं है। देखो मैंने आपने देखा होगा, मुझे कभी भी मैं क्वेश्चंस करता हूं तो मैं कोशिश ये करता हूं कि पहले चारों ऑप्शंस पढ़ लें, जो सही लगता है उसको छोड़ देते हैं, बाकी चारों पढ़ लेते हैं। और चारों में से अगर 3 गलत है तो उनकी गलतियां भी मुझे ढूंढनी चाहिए कि गलती किसकी वजह से। अब इसी क्वेश्चंस में देख लो, वेरी विद ऑर्गेनिज्म कांस्टेंट रहता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बोला कि भाई ये वाला ठीक लग रहा था, इसमें नॉट इक्वल, इस पे अंडरलाइन किया। इसमें आपके पास रन पैरेलल्स, समझ पा रहे हो? तो ये चीज आपको आनी चाहिए। अगर ये आ जाएगा तो समझ लो एक क्वेश्चन से आप 4 क्वेश्चंस कर रहे हो, ये ध्यान रखना, ठीक। आगे देखिए, removal of introns and joining the exon in the defined order in the transcription unit is called, क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। चलो बताओ तो क्या मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन का? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है भैया? सिंपल सी बात है आपके पास कि भाई कोई भी जो बैक्टीरिया होता है, जब ये बैक्टीरिया आपके पास नेचर से डीएनए के फ्रेगमेंट को ऑब्टेन करता है तो उस डीएनए का फ्रेगमेंट इस बैक्टीरिया को क्या कर देता है? ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब आसपास से जेनेटिक मटेरियल को ऑब्टेन करना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे कि आपके पास ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट में हुआ था, आर स्ट्रेन ने आपके पास एस स्ट्रेन को आपके पास क्या किया था? सराउंडिंग से ऑब्टेन किया था, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में नेचर में ऑलरेडी, क्योंकि बैक्टीरिया इसी तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, उस नेचर के अंदर आपके पास अपना जेनेटिक मटेरियल रिलीज कर देता है और सराउंडिंग से आपके पास यानी कि जो अदर बैक्टीरिया होता है उसको टेकअप करता है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। कैपिंग और टेलिंग किसका पार्ट है आपके पास? स्प्लाइसिंग का। तो जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपके पास? स्प्लाइसिंग। क्या होगा आपके पास? स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसो आपके पास यानी कि स्प्लाइसियोसोम, क्या होता है आपके पास? स्प्लाइसियोसोम, जो बेसिकली क्या करता है आपके पास? इंट्रॉन को एक्सॉन के अंदर से निकालता है। मतलब एचएनआरएनए को बेसिकली क्या होता है आपके पास? एचएनआरएनए के अंदर स्प्लाइसिंग होता है, जिसकी वजह से ये फाइनली आपके पास एमआरएनए के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है, जो आपके पास यानी कि फंक्शनल आरएनए माना जाता है। और सेल में कितने परसेंट होता है एमआरएनए? 10 to 15%। कितना होता है? 10 to 15%, इतना ही होता है। सोच लो, अभी अगला क्वेश्चन यही आएगा, बताओ सेल में कितना परसेंट होता है आपके पास यानी कि एमआरएनए, ये आपको बताना है। क्वेश्चन इसी पे आएगा, मैं पहले नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलो आगे चले। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे? स्प्लाइसिंग, ठीक। ओके। Which one of the following pair of the codons is correctly matched with the functions or the signal for the particular amino acids? AUG स्टार्ट कोडोन, लेकिन मिथ्योनिन ये वाला थोड़ा आपके पास यानी कि AUG के साथ ये वाला जो टर्म दिया तो ये आपके पास मिस्टेक है। AUG तो वैसे स्टार्ट कोडोन होता है, तो कहने का मतलब ये गलत हो गया। अच्छा जी, UUA UUC करेक्टली पूछा है ना, तो ये करेक्ट तो सिर्फ यही दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके पास UAG UGA और आपके पास UAA यही क्या होते हैं? स्टॉप कोडोन होते हैं जेनेटिक कोड के अंदर। तो भैया ऑप्शन तो ये हो जाएगा, बाकी से मुझे मतलब है नहीं, ठीक। वैसे ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो गलत है, क्या है? गलत है। आगे देख लो, आ जाओ आगे। कहता है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन, किसमें आपके पास? सैलोमोनेला टिफिमोरियम। भैया ये आरडीएनए के अंदर इस्तेमाल किया था, है ना, तो ये तो भूल जाओ। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रिस, भैया लिंकेज को एक्सप्लेन किया था। एस्केरिया कोलाई, ये वाला आपके पास करेक्ट बात है। स्ट्रेप्टोकोकस नोमी, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया था, तो भैया ये वाला आपके पास एस्केरिया कोलाई। Whose experiment cracked the DNA and discover unequivocal that DNA कोड इज आपके पास यानी कि ट्रिपलेट। अभी देखो मैंने ये सारी बातें बताई, बीडल और टेप्टम आपके पास यानी कि 1 जीन 1 एंजाइम्स की बात बोलते हैं। निरेनबर्ग और आपके पास यानी कि मिथाइल, तो निरेनबर्ग ने बेसिकली आपके पास यानी कि एक्सपेरिमेंट किया था
और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने आपके पास यानी कि सिंथेसाइज किया था, क्या आपके पास प्रोटीन सिंथेसाइज किया था, सेवेरो ओचाओ एंजाइम्स करके है वर्ड, ठीक है, एनसीईआरटी में। हर्शे और चेज आपके पास यानी कि एक्सपेरिमेंट भैया सेमी कंजर्वेटिव, तो ये तो आपके पास यानी कि ट्रिपलेट के बारे में नहीं बोलते हैं। मॉर्गन और आपके पास स्ट्रेटेवन, तो भैया ये तो लिंकेज वाले प्राणी सब है ना। तो फाइनली ऑप्शंस कौन आ गया आपके पास, यानी कि ये इन्होंने आपके पास यानी कि ट्रिपलेट के बारे में बात किया था, क्योंकि इन्होंने लैब के अंदर आपके पास यानी कि प्रोटीन बनाया था, है ना। तो क्या हो जाएगा ऑप्शंस आपके पास, यानी कि सेकंड। अगला देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, बीच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज नॉट रिलेटेड टू न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड में क्या नहीं पाया जाता आपके पास, यानी कि देख लो और बताओ, आपके पास सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड ही तो ऐसा है जो आपके पास न्यूक्लिक एसिड में नहीं पाया जाएगा। एच बॉन्ड भी मिलेगा, एस्टर बॉन्ड भी मिलेगा, एन ग्लाइकोसिडिक। तो एच बॉन्ड कहाँ मिलता है आपके पास, ए और आपके पास यानी कि टी के बीच, सी और आपके पास यानी कि जी के बीच, एस्टर बॉन्ड आपके पास यानी कि शुगर और फॉस्फेट के बीच, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपके पास कार्बन और आपके पास नाइट्रोजन के बीच, तो ये मिलता है। पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में मिलता है आपके पास, यानी कि नाइट्रोजन अमीन ग्रुप और आपके पास यानी कि COOH, इसके बीच में आपके पास कौन सा बॉन्ड मिलता है, पेप्टाइड बॉन्ड मिलता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक और एमिनो ग्रुप के बीच में जब दो एमिनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। पॉइंट म्यूटेशन इन्वॉल्व, तो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, डिलीशन होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। इंसर्शन होता है भैया, इंसर्शन भी नहीं होता। डुप्लीकेशन होता है, नहीं होता। तो क्या होता है, चेंज इन आपके पास सिंगल बेस पर। ये तो एनसीईआरटी की लाइन है, तो ये तो ऐसे भी मार सकते हो, ठीक। चलो तो करते रहना है मेरे प्यारे बच्चों, करते रहना, जब तक करते रहना जब तक आपके पास यानी कि चीजें सीख ना जाओ। चलो बताओ तो क्वेश्चन नंबर 24 तब माने आपको, क्वेश्चन नंबर 24 बताओ, क्वेश्चन नंबर 24। बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ। Select the two correct statement out of 4 AD given below about lack of rain. Lack of rain. चलो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में बाइंड विद आपके पास यानी कि रिप्रेशन एंड इनएक्टिवेटेड। भैया कभी भी ग्लूकोज और गैलेक्टोज तो बाइंड नहीं करता, कौन बाइंड करता है, लैक्टोज, है ना। लैक्टोज ये आपके पास यानी कि एलो लैक्टोज करके टर्म एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, तो भैया ये बाइंड करता है, क्योंकि ग्लैक्टोज टूटता है तब ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनता है। तो भैया डाइसैकेराइड बाइंड करता है, मोनोसैकेराइड तो बाइंड नहीं करता, इसकी तो जरूरत नहीं, तो इसको तो हटा दो। इन द absence ऑफ लैक्टोज द रिप्रेशर बाइंड विद द ऑपरेटर रीजन, तो ये वाली बात करेक्ट, नहीं होता है तो बाइंड कर लेते हैं, सही बात है। आपके पास यानी कि जेड जीन कोड फॉर आपके पास परमिएज, अगर भैया ये परमिएज बनाता है तो फिर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज कौन बनाएगा, यही बता दो। ग्लैक्टो आपके पास यानी कि साइडेज एंजाइम कौन बनाएगा, जो आपके पास यानी कि लैक्टोज को किसमें तोड़ेगा, आपके पास यानी कि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में जो तोड़ेगा तो कौन बनाएगा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। और फिर वाई क्या करेगा भैया, फिर वाई आपके पास क्या करेगा, वाई का काम है पी और ए का काम है एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज, तो कौन बनाएगा बता दो मुझे, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया आपके पास, ये तो गलत हो गया। दिस वाज इलुसिडेटेड एक्सप्लेन्ड बाय डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा, फ्रांकोइस जैकोब और आपके पास जैक्यूस मिनट। तो ए और आपके पास डी करेक्ट है, ऑप्शन तो पहला हो जाएगा। सैटेलाइट डीएनए इज यूजफुल टूल इन, भैया फॉरेंसिक साइंस में इस्तेमाल होता है, बढ़िया, तो और तो किसी में होता नहीं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में अलग बातें हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन, भैया फॉर सैटेलाइट डीएनए का सबसे अच्छा इस्तेमाल फॉरेंसिक साइंस में होता है। किसमें होता है, फॉरेंसिक साइंस में होता है। किस लिए होता है, ताकि क्रिमिनल को आइडेंटिफाई किया जा सके कि भैया रेप तय नहीं किया है। रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स, चलो भाई देख लेते हैं। रीड द आपके पास यानी कि फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट, चलो भैया 4 स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, चलो पढ़ो बताओ। इन ट्रांसक्रिप्शंस एडिनोसिन पेयर विद आपके पास यूरासिल, क्या ये बात सही है आपके पास कि भाई जो ट्रांसक्रिप्शंस होता है उसमें आपके पास एडिनोसाइन जो होता है वो आपके पास यानी कि किसके साथ पेयर करता है, आपके पास यूरासिल के साथ, ठीक है भैया देखते हैं।
उसके बाद बोलता है रेगुलेशन ऑफ लैक ऑफ रेन बाय प्रेशर इज आपके पास रिफर टू एज आपके पास यानी कि पॉजिटिव रेगुलेशन। भैया रेगुलेशन अगर कभी भी आपके पास लैक ऑफ रेन का होगा रिप्रेशर के द्वारा तो वो क्या कहलाएगा आपके पास नेगेटिव। तो ये वाली स्टेटमेंट तो मुझे आपके पास एनसीईआरटी की लाइन नेगेटिव बताती तो गलत हो जाएगा। ह्यूमन जीनोम हैज अप्रोक्सीमेटली 50,000 जीन्स। भैया 30,000 जीन्स, 30,000 आपके पास यानी कि जीन्स हो गया। हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज। तो भैया हमारे पास एक ये वाला ऑप्शन और एक ये वाला ऑप्शन सही आ रहा है। बाकी क्योंकि एडिनो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, जब डीएनए से आरएनए कॉपी करता है, जब आपके पास यानी कि डीएनए से भाई साहब आरएनए, अगर डीएनए के ऊपर ए होगा तो ट्रांसक्रिप्शन में एक ही जगह पर कौन जुड़ेगा, यू जुड़ेगा, तो करेक्ट हो गया ना। तो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर राइट, भैया 2 स्टेटमेंट आर राइट। तो लगा दो आपके पास ऑप्शन थर्ड पे। किस पर, ऑप्शन थर्ड पर, है ना। चलो आगे, चलो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। पता नहीं तुम लोग वीडियो देखते भी हो पूरा कि नहीं, देखोगे तो अच्छी बात है, तुम्हारा काम आएगा, ठीक है, तुम्हारा काम आएगा। तो इसीलिए वीडियो पूरा देखा करो, काम की चीजें हैं, अपने काम की चीजें ऑब्टेन करो। मिल रही है, हम लोगों को मिल रहे थे तो आज मैं भी डॉक्टर होता कहीं, ठीक है, उस टाइम पर नहीं था। तो तुम लोगों को मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज है, प्रिविलेज वाले बच्चे हो, तो रील्स की जगह पर वीडियो देखा करो, ये ज्यादा यूजफुल है, रील्स ना देखा करो, ठीक है। अपने काम की चीजें सोशल मीडिया से ऑब्टेन करो, सोशल मीडिया का यूज करो मेरे प्यारे बच्चे। ये नहीं कि रील्स देख रहे हैं हंस रहे हैं, हंसने से नहीं होगा। मेडिसिन का नाम याद करो, बैक्टीरिया के नाम याद करो, डीएनए आरएनए के बारे में ढंग से पढ़ो, ये पेपर में आएंगे तब टिक मारोगे, ठीक है। अच्छा ये वाला हो गया, ओके भाई, ये वाला हो गया, तो ये वाला आ जाओ। द वन एस्पेक्ट विच इज नॉट अ साइलेंट फीचर ऑफ द जेनेटिक कोड इट इज बीइंग। अभी मैंने बताया था कि जेनेटिक कोड क्या होता है, स्पेसिफिक नहीं होता, स्पेसिफिक नहीं होता, यूनिवर्सल होता है, डीजेनरेट होता है, एम्बिगुअस होता है। यहाँ पे एम्बिगुअस, वाओ, यहाँ पे देख रहे हो आपके पास, यानी कि ये वर्ड अब पता नहीं ये मिस्टेक से, ये क्या आपके पास यानी कि अनएम्बिगुअस, एम्बिगुअस लिख रखा है। तो वन आपके पास एस्पेक्ट विच इज नॉट आपके पास साइलेंट फीचर ऑफ द जेनेटिक कोड इट इज बीइंग। तो यहाँ पर अनएम्बिगुअस तो नहीं होना, अनएम्बिगुअस होना चाहिए था, स्पेलिंग अगर मिस्टेक्स है तो यहाँ पर आपके पास हम, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं आपके पास कि भाई जो जेनेटिक कोड होता है वो क्या होता है आपके पास, यानी कि पहला तो ट्रिपलेट ले लो, तो क्या हो गया आपके पास, ट्रिपलेट, कॉन्टिन्यूअस, अनएम्बिगुअस, एम्बिगुअस, उसके बाद डीजेनरेट, रीजेनरेट, उसके बाद आपके पास कौन सा और रह गया, यूनिवर्सल, है ना, यही रहता है। चलो भैया यही रहता है। तो भैया साइलेंट फीचर्स में तो हम लोगों ने आपके पास यानी कि ये वाला पढ़ा, तो ऑप्शंस आपके पास इसके आधार पर ये वाला मार लेते हैं कि आपके पास द वन एस्पेक्ट विच इज नॉट द साइलेंट फीचर ऑफ द जेनेटिक कोड स्पेसिफिक। अब स्पेसिफिक कैसे हो जाएगा, अगर स्पेसिफिक हो जाता मतलब कैसे हो जाएगा स्पेसिफिक, ये बात हम लोग को आपके पास यानी कि समझनी कि स्पेसिफिक कैसे हो जाएगा, बताओ स्पेसिफिक कैसे हो जाएगा, स्पेसिफिक कैसे हो जाएगा, स्पेसिफिक बताओ, स्पेसिफिक होगा। चलो स्पेसिफिक, यूनिवर्सल, डीजेनरेट, ये वाली भी बात कहां पर मेंशन होती है कि जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक, तो ये आपके पास एचजीपी के अंदर शायद मेरे ख्याल से मेंशन होगा तो होगा। और यहाँ पर अगर एम्बिगुअस दे रखा है और ये नहीं है तो ऑप्शंस ये भी उतना ही चांस है, तो ये वाला मार सकते हो, क्योंकि ये एम्बिगुअस नहीं है तो ये वाला ठीक हो सकता है, लेकिन ये वाला ऑप्शन आपके पास इनकरेक्ट हो सकता है, क्योंकि होना अनएम्बिगुअस चाहिए था, है क्या आपके पास एम्बिगुअस है, तो ये वाला आपके पास ऑप्शंस गलत कर देना, हम इसको सही मान लेंगे, ठीक, इस तरीके से। तो यही है, अगर वर्ड में स्पेलिंग गलत करते तो आप उसी को गलत मानेंगे और जो आपके पास दूसरे ऑप्शन है उसको सही मानेंगे, ठीक है, क्योंकि जेनेटिक कोड मतलब ठीक है भाई आपके पास यानी कि स्पेसिफिक होते हैं, बिल्कुल होंगे। अगर आपके पास AUG अगर स्टॉप कोडन है तो वो स्टॉप कोडन रहेगा, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर देगा, तो कहने का मतलब वो क्या हो गया आपके पास, स्पेसिफिक हो गया। इसी तरीके से अगर आपके पास यानी कि भाई UAA अगर आप सॉरी AUG आपके पास स्टार्ट कोडन है तो वो स्टार्ट कोडन रहेगा, UAA अगर स्टॉप कोडन है तो स्टॉप कोडन रहेगा, आपके पास यानी कि भाई UGA आपके पास स्टॉप कोडन है तो स्टॉप कोडन ही रहेगा, तो जो स्टॉप कोडन है वो स्टॉप कोडन ही रहेगा, और जो आपके पास यानी कि स्टार्ट कोडन AUG अगर स्टार्ट कोडन है तो वो स्टार्ट कोडन ही रहेगा। समझ पा रहे हैं मेरे बच्चे, तो इसका ऑप्शन फाइनली आप लोग 4 मार्कर चाहिए, ठीक, क्योंकि यहाँ पे वर्ड का के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक है,
तो इसकी वजह से तो फोर्थ मार रहे हैं हम। ठीक, बाकी चेक कर लेना आप लोग, चेक करके लेना, मतलब यही होना चाहिए। Which of the following does not follow आपके पास, यानी कि सेंट्रल डॉगमा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यहाँ पे बायोलॉजी देख रहे हो, इसमें भी मिस्टेक। आप जान रहे हो ना कि ये जो सीट है, ये सीट आपके पास किसी रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूट का है, तो गलतियां हो जाती, खैर कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, क्लैमिडोमोनास HIV भी है। HIV ही ऐसा प्राणी है जो आपके पास यानी कि ये फॉलो नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर भाई साहब आपके पास यानी कि RNA से DNA बना लेता है। RNA से क्या बना लेता है आपके पास, यानी कि DNA बना लेता है, तो ये फॉलो नहीं करता। बाकी सब क्लैमिडोमोनास, पी, मिकोर फंगस, ये सब आपके पास यानी कि मॉलिक्यूलर, मतलब पहले DNA, फिर आपके पास रेप्लिकेशन, फिर आपके पास यानी कि RNA, फिर उसके बाद आपके पास यानी कि प्रोटीन। तो ये है सेंट्रल डोग्मा इन यूकैरियोट्स। तो वायरस में नहीं होता, ठीक है, किसमें नहीं होता, वायरस में नहीं होता। चलो, which one of the following is a wrong statement regarding mutation? चलो भैया, म्यूटेशन के रिस्पेक्ट में कौन सी बातें आपके पास यानी कि गलत साबित होती है। UV and gamma rays are mutagens. UV and gamma rays are mutagens. Change in a single base pair of a DNA does not cause mutations. बिल्कुल गलत बात है, ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है। डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ द बेस पेयर कॉज फ्रेमशिप, बिल्कुल सही बात है। कैंसर सेल्स कॉमनली सो आपके पास क्रोमोसोमल एबेरेशंस भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। तो मतलब फाइनली ये वाला स्टेटमेंट क्या है मेरे प्यारे बच्चे, रॉन्ग है, क्योंकि भैया सिंगल बेस पेयर आपके पास सिकल सेल एनीमिया लेकर आता, तो आप कैसे कह रहे हो कि आपके पास यानी कि गलत नहीं है। आ जाओ आगे, चले आगे, आगे चलो, आ जाओ आगे, चलो देखो, PCR and restriction fragment length polymorphisms are the method for DNA sequencing, genetics fingerprinting, study of enzymes, genetic transforming। भैया सिंपल सी बात है, DNA सीक्वेंसिंग के लिए PCR का इस्तेमाल होता है, लेकिन आपके पास रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट और पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब आपके पास वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, तो ये आपके पास जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग में ही हम लोगों को पढ़ाया जाता है। और आप लोगों ने पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में सुना होगा। पॉलीमॉर्फिज्म कभी भी मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि DNA सीक्वेंसिंग या आपके पास स्टडी ऑफ एंजाइम या जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह के अंदर इस्तेमाल नहीं होता। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ध्यान रखना, आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब आपके पास वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, है ना। तो वो आपके पास किसमें देखने को मिलता है, फिंगरप्रिंटिंग में। इसीलिए आपके पास VNTR वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट्स के अंदर देखे जाते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसकी वजह से ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, Which enzyme will be produced in a cell in which there is a nonsense mutations in आपके पास lac-Y-gene, ये सब बताओ, चलो बता सकते हो इसका। अगर नॉनसेंस म्यूटेशंस हो जाए किसके अंदर, आपके पास lac-Y-gene के अंदर, तो कौन सा आपके पास यानी कि एंजाइम्स बनेगा, ठीक है भैया। तो पहले स्ट्रक्चर जिनमें क्या होता है, Z, फिर आपके पास Y और फिर आपके पास यानी कि A, है ना। तो Z से क्या बनता है आपके पास, यानी कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये एंजाइम बनता है। इससे तो बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या हो गया आपके पास म्यूटेशन, इसमें हो गया तो ये इसको भी इफेक्ट करेगा, इसमें भी नहीं बनेगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, मार दो इसके ऊपर, ठीक है। क्योंकि नॉनसेंस ये वाला है, यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो भी आगे भी प्रॉब्लम होगी, है ना। तुम एक व्यक्ति को जाकर धक्का दो तो उसके आगे वाला होगा, उसे भी धक्का लगेगा ना, उससे पीछे वाला। मैं एक लाइन में खड़ू ना, आप धक्का दो आपसे अगले वाले को, तो ये इफेक्ट उससे अगले वाले को पड़ेगा, इससे पीछे वाले को कोई फर्क, मेरे पीछे कोई भी खड़ा होगा उसको क्या फर्क पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रहेगा सीक्वेंस में। तो ये वही है, ठीक, ये वही है। तो भैया मुझे क्या फर्क पड़ा, भाई तेरे साथ प्रॉब्लम आई, तू प्रॉब्लम फेस कर, मैं तो भैया अपना एंजाइम्स बनाऊंगा ना, तू तेरी वजह से ये बेचारा भी नहीं बना पाएगा, है ना, वो भी लाइन से बाहर। DNA fragment generated by restriction endonucleases in the chemical restrictions can be separated by gel electrophoresis। सबको पता है कि भैया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा टेक्निक है जिसके द्वारा क्या होता है,
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के द्वारा क्या होता है भैया, डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट किया जाता है। छोटा फ्रेगमेंट सबसे आगे, उससे छोटा, उससे पीछे, मतलब उससे छोटा, उससे आगे। तो मतलब आपके पास जो जितना छोटा होगा साइज में वो उतना ही ज्यादा आगे होगा, है ना। तो कभी भी जनरेटेड बाय, जो भी आपके पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आपके पास यानी कि डीएनए फ्रेगमेंट को जनरेट करता है, उसको सेपरेट करने का एक ही तरीका है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके अलावा कोई दूसरा तो टेक्निक नहीं बना, है ना। अगर बना हो तो आप लोग मुझे बताइएगा, तो मैं भी पढ़ लूंगा। चलो आगे देखें, चलो देख लेते हैं। What is the forms? What is it that forms the basis of DNA fingerprinting? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में होता क्या है, ये चीज हम लोग को आपके पास यानी कि समझना होगा। कहता है द रिलेटिव अमाउंट ऑफ डीएनए इन द आपके पास रीजेस एंड आपके पास ग्रुप्स इन द आपके पास रीजेस एंड ग्रुप्स ऑफ द फिंगरप्रिंट्स, बिल्कुल भी नहीं। सैटेलाइट डीएनए अकरिंग हाईली रिपीटेड शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट, अच्छा जी, ये वाला थोड़ा होने के चांसेस लग रहे हैं। द रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ प्यूरिन्स एंड पैरामिडिन्स इन डीएनए, रिलेटिव प्रोपोर्शंस क्या मतलब है भैया, इसका कोई मतलब नहीं है, सेम रहता है, परसेंटेज तो सेम रहता है। द रिलेटिव डिफरेंस इन आपके पास डीएनए, भैया ये वाला भी नहीं भैया, ठीक है। सैटेलाइट की बात कर रहे तो भैया हम सैटेलाइट का इस्तेमाल करते, सैटेलाइट डीएनए का इस्तेमाल करते किसमें आपके पास, यानी कि फिंगर प्रिंटिंग में। कॉमनली यूज वेक्टर्स फॉर द ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग आर, भैया आपके पास यानी कि एक ही तो प्राणी आपके पास बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स और ईस्ट आपके पास आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। तो क्या हो जाएगा आपके पास सेकंड वाला। ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए थोड़ी ना होगा, एक्सप्रेशन वेक्टर थोड़ी ना होगा, टी और आपके पास एक क्लोनिंग वेक्टर थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो अपना तो भाई एक ही चीज है, हमने एचसीपी में आपके पास पढ़ा है बीएसी और आपके पास वाईएसी। चलो चलो बताओ। In sea urchin DNA, which is double stranded, 70% of the base were shown to cytosine. C कितना है आपके पास 17, तो G कितना हो जाएगा आपके पास 17 और 17 17 कितना होता है आपके पास 34। तो 100 में से माइनस किया 34 तो कितना बन गया आपके पास, यानी कि 6 और आपके पास यानी कि भाई 6 और 9 में से आपके पास 3 गए 6, है ना, 66%। तो ये 60% कौन आ जाएगा आपके पास, ए और आपके पास टी। तो भैया ये दो प्राणी आधा आधा कर दो, 63 का आपके पास आधा करो 33 क्या आ जाएगा, ए 33 क्या आ जाएगा आपके पास, यानी कि टी। देखो कहें ऑप्शंस, ये वाला है बी वाला, मार दो बी वाले पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास सेकंड वाला, ठीक है। इसी तरीके से निकाल लेना। सैटेलाइट डीएनए इज इंपॉर्टेंट बिकॉज कोड फॉर द एंजाइम नीडेड फॉर द डीएनए, भैया एंजाइम तो आपके पास पॉलीपेप्टाइड बनाता है, कोड फॉर प्रोटीन नीडेड इन द सेल साइकिल, बिल्कुल भी नहीं, एक ही है। इसका कोड वाले तो काट ही दो पहले। सोर्स हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ये वाला हो सकता है। डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन, इनका प्रोटीन से कोई मतलब नहीं है, इसका प्रोटीन से कोई मतलब नहीं है। सो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन द पॉपुलेशन, ऑल्सो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन द इंडिविजुअल, बिल्कुल सही बात, वही होगा। चलो बताओ तो। Gene regulation governing the lactose operin of E. coli that involve the lac gene product is, चलो बताओ। lac gene product is negative and inducible because repressive protein prevent transcriptions, नेगेटिव एंड आपके पास यानी कि रिप्रेसिबल बिकॉज रिप्रेशर प्रोटीन प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन, ये वाली बात सही लग सकती है दूसरा वाला, क्योंकि नेगेटिव भी होता है। जीन रेगुलेशन क्या होता है, इंड्यूसिबल, इंड्यूस तो नहीं करेगा, अगर नेगेटिव है तो इंड्यूस नहीं करेगा, है ना। तो ये वाला अगर पॉजिटिव होता तो आपके पास इंड्यूस कर सकता था। नेगेटिव है, रिप्रेसिबल है, क्यों आपके पास रिप्रेशर प्रोटीन प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन, ये वाला हो सकता है, ठीक। फीडबैक इनहिबिशन बिकॉज एक्सेस ऑफ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज कैन स्विच ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, भैया इससे कोई मतलब नहीं है। पॉजिटिव एंड इंड्यूसिबल बिकॉज इट कैन इंड्यूस बाय आपके पास यानी कि लैक्टोज, वो ये वाली भी बात भी सही है। पॉजिटिव एंड आपके पास इंड्यूसिबल, तो भैया आपके पास इंड्यूसिबल पॉजिटिव के केस में बिकॉज इसका आपके पास इंड्यूस बाय लैक्टोज। तो जीन रेगुलेशन गवर्निंग द लैक्टोज ऑपरेन ऑफ E. coli दैट इन्वॉल्व लैक आई जीन प्रोडक्ट इज, भैया अपना तो ये वाला सही लग रहा है, बाकी तो प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शंस इंड्यूस बाय लैक्टोज होगा, लेकिन ट्रांसक्रिप्शंस की बात है तो वो आपके पास यानी कि थोड़ा सा दिक्कत करेगा।
तो यहाँ पे ये वाला तो नहीं आपके पास, यानी कि सेकंड वाला मार सकते हैं। वैसे फोर्थ वाला भी ठीक ठाक बोल रहा है, लेकिन ऐसी लाइन तो कोई एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, और पॉजिटिव के बारे में एनसीईआरटी में कोई बातें लिखी नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा प्रेफरेंस कम देंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा आपके पास, यानी कि दूसरा वाला, क्योंकि नेगेटिव लिखा पड़ा है, रिप्रेसिबल भी है, और उसके बाद रिप्रेशस बिकॉज रिप्रेसिव प्रोटीन प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शंस। तो कौन सा हो जाएगा 36 का आपके पास, यानी कि दूसरा लेकर चल सकते हैं, 36 का दूसरा लेकर चल सकते हैं। चले आगे, चले कि आगे रहने दे, आगे रहने दे 36 है ना। चलो इसमें देखना, इसका थोड़ा सा क्वेश्चंस में ये वाला दो स्टेटमेंट, ये वाला रिप्रेसिबल इंड्यूसिबल, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट भी वैसे दे रखा है इन्होंने, तो इसको तो फिलहाल स्किप कर सकते हैं हम लोग। The movement of a gene from one linkage group to another is called, the movement of gene from one linkage to another is आपके पास, यानी कि another is called, एक जीन से दूसरे जीन पर जाने के लिए आपके पास, यानी कि भैया क्या होगा आपके पास, ट्रांसलोकेशन। तो भैया एक लिंकेज ग्रुप आपके पास दूसरे पर जा रहा है, क्यों, क्योंकि डुप्लीकेशन में तो कॉपी करना होता है, क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज करना होता है, इन्वर्जन विद इन द आपके पास यानी कि क्रोमोसोम्स होता है, और ट्रांसलोकेशन का मतलब आपके पास वन टू आपके पास अनदर चलता है मूवमेंट। तो अब कौन हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन सेकंड। कौन सा, ऑप्शन सेकंड। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। भैया लार्जेस्ट कौन है आपके पास, जीनोम, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियोटाइड, जीन। तो भैया लार्जेस्ट जीनोम, फिर क्रोमोसोम्स, फिर न्यूक्लियोटाइड, फिर जीन। तो कौन सा हो जाएगा आपके पास, ये वाला है ना, क्योंकि जीनोम पूरे सेल का होता है, फिर उस सेल के अंदर आपके पास यानी कि क्रोमोसोम्स आते हैं, क्रोमोसोम्स के बाद न्यूक्लियोटाइड, और उसी न्यूक्लियोटाइड से क्या बनाते हैं, जीन बनाते हैं, है ना। तो न्यूक्लियोटाइड का मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये वाला। Which of the following is required as a inducers for the expression of lack of rain? Wow. Which of the following is required as a inducers for the expression of lack of rain? Wow. कौन सा, लैक्टोज ना। तो एक ही तो है इंड्यूसर्स का जो काम करता है आपके पास, कौन, लैक ऑफ रेन। ग्लूकोज नहीं हो सकता, ग्लैक्टोज नहीं हो सकता है। ये डाइसेक्राइड्स है, ये मोनोसेक्राइड्स है, और ये दोनों आपके पास मोनोसेक्राइड्स है, तो डाइसेक्राइड से ही बच गया ना, तो थर्ड हो जाएगा। कौन सा आपके पास, थर्ड हो जाएगा। ठीक, ये वाला 36 छोड़ ही देना, क्योंकि ये आपके पास आउट ऑफ सिलेबस ही है। ठीक है, ऐसी बातें कोई कहीं लिखी नहीं है, तो इसका कंक्लूजन निकालना थोड़ा सा ठीक नहीं है। देखेंगे नेक्स्ट क्लास में अगर कुछ होगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस अभी बहुत है शायद मेरे ख्याल से, तो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है उसका। Which of the following biomolecule does not have a phosphodiester bond? Which of the following biomolecule does not have a phosphodiester bond? Wow. ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके पास डज है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड? भैया फॉस्फोडाइस्टर वाला प्राणी तो सिर्फ यही वाला है ना, न्यूक्लिक एसिड आपके पास यानी कि न्यूक्लियोटाइड, तो यही वाला है जिसके पास फॉस्फोडाइस्टर होता है, बाकी तो आपके पास नहीं है ना। बाकी में आपके पास यानी कि अलग ही बॉन्ड चलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड चलता है, कोवलेंट बॉन्ड चलता है, पेप्टाइड बॉन्ड चलता है। ठीक है, चलिए। Which one of the following is not applicable to RNA? चार्गा फ्रूल सिर्फ डीएनए के लिए लिखा गया था, डीएनए के रिस्पेक्ट में बोला गया था। आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ये तो शायद चलता है, फिफ्थ ये भी चलता है, हेट्रोसाइक्लिक ये भी चलता है। तो ये वाली चार्गा फ्रूल के बारे में थोड़ा सा मिस्टेक्स हुआ, क्योंकि वो किसके रिस्पेक्ट में लिखा गया था, डीएनए के रिस्पेक्ट में, किसके, डीएनए, है ना। The complex of ribosomes attached to a single strand of the RNA is known as polysome। देखो पॉलीसोम है, बिल्कुल है ना। Which of the following is not required for any of the technique of DNA fingerprinting available at the present? भैया जिंक आपके पास फिंगर एनालिसिस ये अवेलेबल है, बाकी पॉलीमरेज, चेन रिएक्शंस, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन ये सब है। तो सिर्फ जिंक आपके पास यानी कि फिंगर एनालिसिस अभी आपके पास प्रेजेंट जो हमारे पास है वो नहीं यूज होता डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के अंदर, है ना। तो जिंक के बारे में, जिंक आयन होता है, इसके लिए आपके पास कोई मॉलिक्यूल होते हैं तो उससे जाकर बाइंड करता है, तो उसी के रिस्पेक्ट में बात किया गया है। Which one of the following is a starter codon? स्टार्ट कोडन कौन है भैया, AUG,
यही प्राणी है स्टार्ट, बाकी ये तीनों कौन है आपके पास, स्टॉप वाले, है ना, कौन है आपके पास, स्टॉप वाले। टेलर कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम्स। बताओ, चलो जल्दी जल्दी बताओ, बता रहे हो या नहीं बता रहे हो, बताओ भाई जल्दी जल्दी बताओ। टेलर कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम्स रेगुलेशन ऑन विसिया फावा। किसके ऊपर, विसिया फावा, क्या आपके पास, यानी कि फावा बीन्स, है ना, फावा बीन्स, इसी के ऊपर किया था। तो यही प्राणी है, एनसीईआरटी में मेंशन है ये। इक्विवेलेंट ऑफ ए स्ट्रक्चरल जीन इज आपके पास यानी कि सिस्ट्रॉन, है ना। तो स्ट्रक्चरल जीन किसके इक्विवेलेंट होते हैं आपके पास, यानी कि सिस्ट्रॉन के। ऑपेरेन तो आपके पास यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम म्यूटोन, और आपके पास रेकॉन, द यूनिट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड रेकॉन, है ना। तो आपके पास सिस्ट्रॉन इज आपके पास द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ जीन होता है, ये है। वाह। द फाइनल प्रूफ ऑफ डीएनए एज आपके पास जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ, जेनेटिक मटेरियल आपके पास डीएनए है तो हर्षे और चेज भाई थे। ये तो आपके पास यानी कि बायोमोलिक्यूल अरविंद खुराना आपके पास ट्रिपलेट, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है, और ग्रिफ्थ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो भैया ये बायोकेमिकल नेचर ऑफ पता कर रहे थे आपके पास एवेरी मैक्लियोड मैकार्टी, आपके पास ये जेनेटिक कोड के बारे में पता लगा रहे थे, और ये आपके पास यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। डीएनए फ्रेगमेंट आर नेगेटिवली चार्ज रहता है भैया, क्या रहता है, नेगेटिवली चार्ज रहता है। ठीक, चलो आगे चले, चलो। नॉन प्रोटीनियस एंजाइम इज, नॉन प्रोटीनियस में तो भैया आपके पास यानी कि राइबोजाइम ही आता है जो नॉन प्रोटीनियस होता है, बाकी सब आपके पास प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। तो ये वाला नहीं किया, which of the following RNA act as the structural RNA as well as ribozyme in आपके पास बैक्टीरिया। तो भैया कौन होगा आपके पास, यानी कि भैया 20S RNA किसमें आपके पास, बैक्टीरिया में। और यही राइबोसोमल आरएनए का काम कौन करता है आपके पास, 28S किसमें आपके पास, यूकैरियोट्स में, है ना। तो बाकी ये सारे के सारे तो आपके पास यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं, लेकिन 23 आपके पास, 16, 5 ये सब आपके पास बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो 23 हो गया, 16 हो गया, 5S हो गया, ये सब आपके पास किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। तो जिसमें 20S आपके पास राइबोजाइम का काम करता है प्रोकैरियोट्स में, और 28S राइबोजाइम का काम करता है यूकैरियोट्स में, है ना। चलो आगे। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मेरे से ना बहुत बार क्लास में बच्चे ज्यादातर यही क्वेश्चन लेकर आते हैं डाउट में। इफ देयर आर 99 bases in the RNA that code for आपके पास प्रोटीन with 3 amino acids, the base at position this one is deleted such that, ये डिलीट हो गया भाई साहब, deleted such that the length of the आपके पास यानी कि RNA becomes 99 आपके पास, यानी कि 99 आपके पास 998, how many codons will be altered। तो कितने कोडोन्स आपके पास यानी कि अल्टर्ड हो जाएंगे। कोडोन क्या होते हैं, ट्रिपलेट में होते हैं। कोडोन किस में होते हैं, ट्रिपलेट में होते हैं। तो अब सोच कर देखो आपके पास, अगर मेरे पास टोटल कितने थे आपके पास, 999 थे, है ना। और 999 बेसिस है मेरे पास, इफ देयर आर आपके पास 900 आपके पास 99 बेसिस इन आरएनए, और ये आपके पास दैट कोड फॉर ए प्रोटीन विथ 333 एमिनो एसिड्स एंड बेस एट द पोजीशन। अब इसमें से आपके पास ऐसे होगा कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट 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 करके आपके पास 90 आपके पास 1, यहाँ पर जो आपके पास यानी कि एक बेस था वो आपके पास डिलीट हो गया। क्या हो गया, डिलीट हो गया। जब आपके पास यानी कि वो डिलीट हुआ तो जिसकी वजह से आपके पास इसके आगे का जितना भी होगा, है ना, वो कौन से आपके पास, फ्रेम शिफ्ट वाला सीक्वेंस लगा देना, फ्रेम शिफ्ट वाला। तो भैया जो आपके पास यानी कि 902 पर रहेगा, जो आपके पास 903 पर रहेगा, तो 902 वाला आपके पास यहां आने की कोशिश करेगा, है ना। और टोटल आपके पास लास्ट में कितना रहेगा आपके पास, यानी कि ठीक है आपके पास यानी कि टोटल आपके पास टोटल 99 है ना, ये रहेगा, है ना। तो टोटल हमारे पास कितने बचे आपके पास,
अगर यहाँ पे आपके पास यानी कि डिलीट हुए तो टोटल हमारे पास आपके पास यानी कि टोटल जो आपके पास द लेंथ ऑफ आपके पास आरएनए बिकम आपके पास यानी कि 99 आपके पास यानी कि 98। ठीक है भैया, अब यहां से काउंट करना स्टार्ट करना। जब यहां से काउंट करना स्टार्ट करोगे तो टोटल आपके पास यानी कि कितना आ जाएगा 99। 99 कितना आ जाएगा 99, चेक करना पड़ेगा। तो टोटल आपके पास 99 ही आएगा। और अगर 99 आपके पास यानी कि बेस आते हैं और एक ट्रिपलेट में 3 होते हैं और इसको अगर डिवाइड कर दोगे तो शायद मेरे ख्याल से 33 आ जाना चाहिए। अगर इस बेस को गायब कर देते हैं, एक बेस को गायब कर देते हैं तो आपके पास 2 3 4, तो एक गायब हो गया तो टोटल शायद 99 ही रहने वाला है। ठीक है, तो 99, तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि 33 ऑप्शंस होना चाहिए, है ना, 33 आ जाएगा। तो टोटल ध्यान रखना आपके पास एक हम लोग गायब कर रहे हैं, तो टोटल एक गायब करोगे, एक गायब कर दो, उसके बाद आपके पास यहां से लेकर यहां वाले डिस्टर्ब होंगे, तो यहाँ वाले कितने आपके पास टोटल 99 होंगे, और 99 होंगे तो 99 डिस्टर्ब होंगे, तो भैया आपके पास कितने आपके पास यानी कि कोडोन विल भी आपके पास अल्टर, तो भैया आपके पास 33 होंगे। 99 को 3 से डिवाइड कर देना, टोटल बेस आपके पास इसके बीच में कितने रहेंगे आपके पास 99 रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, चले चलो भैया। During DNA replication, Okazaki fragment are used to elongate. अब ओकाजाकी फ्रेगमेंट भैया आपके पास इलोंगेट होता है किसकी तरफ? देखो, द लीडिंग स्ट्रैंड टुवर्ड आपके पास रेप्लिकेशन फॉर्क, बिल्कुल लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम आपके पास रेप्लिकेशन, लीडिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क, लैगिंग स्ट्रैंड टुवर्ड द रेप्लिकेशन फॉर्क। भैया आपके पास ओकाजाकी फ्रेगमेंट इलोंगेट किधर की तरफ करता है? आपके पास लैगिंग स्ट्रैंड की तरफ करता है, और अवे फ्रॉम आपके पास यानी कि रेप्लिकेशन फॉर्म। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? थर्ड वाला। कौन सा हो जाएगा आपके पास? यानी कि थर्ड वाला। ये तो लीडिंग वाला है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। टुवर्ड द रेप्लिकेशन फॉर्म, लैगिंग स्ट्रैंड टुवर्ड आपके पास यानी कि रेप्लिकेशन फॉर्म। तो भैया हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे ही होता है ना, तो आपके पास यानी कि ऐसे ऐसे जा रहा होता है, तो आपके पास यानी कि ये जो रेप्लिकेशन फॉर्क है इससे आपके पास यानी कि दूर आ रहा है ना, तो आपके पास यानी कि अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क। आगे चले चलो। चलो चले आगे 56 57, चलो 7 ट्राई करो, आप लोग कीजिए ट्राई, 7 ट्राई कीजिए, 7 7 7। कीजिए ट्राई कीजिए। कर लिया ट्राई? चलो भैया कर लिया तो आ जाओ इधर। A molecule that can act as a genetic material must fulfill the आपके पास यानी कि following, except it should be unstable, नहीं भैया स्टेबल होता है, stable structurally and chemically, it should provide scope for slow mutation change required for evolution, correct है, it should be able to express in the Mendelian characters, correct है, रेप्लिका करेक्ट है, ये तीनों तो करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, तो ये ऑप्शंस हो जाएगा। DNA dependent RNA polymerase catalyze transcriptions on one strand of a DNA which is called template strand, क्या बोलते हैं इसको? template strand। The mechanism that cause a gene to move from one linkage translocation, अभी तो किया है, तो मतलब वही है, क्वेश्चन सब आपके पास रिपीटेड हो जाएंगे। Which of the following RNA should be most abundant in the animal cell? तो एनिमल सेल के अंदर आपके पास सबसे ज्यादा आरएनए कौन सा पाया जाता है? राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए कितना होता है आपके पास? यानी कि 80%। उसके बाद राइबोसोमल आरएनए के बाद आपके पास मोस्ट अबंडेंट कौन सा होता है? बताओ कौन सा?
बताओ, ये आप लोग को बताना है कौन सा सबसे ज्यादा होता है। राइबोसोमल आरएनए 80% है, तो एम आरएनए कितना होगा आपके पास, यानी कि टी आरएनए कितना होगा, एम आई आरएनए दे रखा है बताओ, है ना। तो ये आपको बताना है कि कितना होगा, 10 to 15% या 1 to 5% कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक, चलो बोलो सर डेटा बता दिया, यही बता दो। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, what is the criteria for DNA fragment movement on the agarose gel during gel electrophoresis। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान स्मॉलर फ्रेगमेंट साइज द फर्दर इट मूव्स, तो ये वाला ही क्राइटेरिया सही लग रहा है। पॉजिटिव चार्ज फ्रेगमेंट मूव फर्दर, बिल्कुल भी नहीं। नेगेटिव चार्ज फ्रेगमेंट डू नॉट मूव, गलत। लार्जर फ्रेगमेंट मूव फास्टर, तो ये वाला आपके पास यानी कि ठीक लग रहा है। ठीक है, मतलब ठीक है। इसमें क्वेश्चंस बहुत हैं और वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो फिलहाल अपन 2 सेगमेंट में बांट लेते हैं। अपन आज यहाँ तक कर लेते हैं, उसके बाद कल भी है हमारे पास बहुत सारे हैं। डीएनए रेप्लिकेशन इन द बैक्टीरिया अकर, आपके पास देख रहे हो, तो बहुत सारे क्वेश्चन है आपके पास, तो क्वेश्चन की भरमार है। कर लेंगे अपन कल आपके पास, यानी कि इधर से अप्लाई कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, है ना, और जितना हो सकता है आप करिए, जबरदस्त तरीके से करिए, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 36 था शायद मेरे ख्याल से, तो वो वाला डिस्कस कर लेंगे एक बार कि उसका ऑप्शंस क्या होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी, तो ऐसे कंक्लूजन निकालना गलत होगा, क्योंकि ऑप्शंस गलत हो सकते हैं, इसीलिए स्किप ही कर दीजिए ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।